हमारे समाज में जो प्रोग्रेसिव या मॉडर्न बनने के कुछ गलत संस्कार हमने विदेशों से अपनाया है। जो भी चीज अमेरिका से आते हैं, जो भी चीज यूरोप से आते हैं, आपके भी बच्चे और आप भी इसके शिकार जरूर बन जाते हैं कि आजकल के फैशन में वो विलायती संस्कार में के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना और पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टी मनाना, पिकनिक में जाना, ये सब आजकल का सामान्य हो गया है। कोई खास बात नहीं है। सब माँ बाप सोचते हैं आजकल का फैशन है, आजकल का तरीका है। इसने भी एक लड़की के साथ थोड़ा लव अफेयर किया। कॉलेज के अपने दोस्त फिल्मी स्टाइल में, क्यों मैं फिल्मी स्टाइल बोलते हैं कि बुद्धि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया, हकीकत को उसने सही रूप से समझा नहीं। अलग जाति की लड़की है, अलग धर्म की है, अलग संस्कृति से है, लेकिन लड़के ने क्या समझा, मेरे पापा मम्मी बहुत ही प्रोग्रेसिव है, वो कभी मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम लोग जरूर शादी करेंगे, हमारे जीवन साथ निभाएंगे। लड़के को गलती का हुआ, उसके परिवार के बारे में उसको पक्का विश्वास था, उनके माँ बाप के बारे में उनको विश्वास था, लेकिन लड़की के घर वाले के बारे में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही हुआ और लड़की ने एक दिन रात को फोन करके उन्होंने बताया, मेरे परिवार वालों ने मेरी रिश्ता हमारी जाति के किसी लड़के के साथ किया है, इसलिए आप मुझे भूल जाइए। लड़के को बहुत बड़ा धक्का लगा, उसके लगा इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, सो नहीं पाया। और दूसरे दिन उसने खुदकुशी किया और कागज में लिख कर रखा, मेरे जीवन का मकसद समाप्त हो गया। दूसरी एक घटना, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था मेरा दोस्त, बेटे हैं, दोनों को पढ़ाया। बड़ा लड़का इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, उनको अच्छी नौकरी भी मिल गई। दूसरा लड़का इंजीनियरिंग में दूसरा साल की पढ़ाई कर रहा था। 3 दिन पहले वो मेरे घर पे आया, मेरे ऑफिस में बैठ के चाय पीते समय बहुत खुशी के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बताते हैं, हमने काफी संघर्ष किया फादर, लेकिन भगवान की कृपा से हम अब संतुष्ट हैं। मेरे बड़े बेटे को नौकरी लग गई है, आज छोटा लड़का इंजीनियरिंग में है। बहुत खुशी के साथ चाय पी के वो चला गया। लेकिन 3 दिन के बाद हम दोनों को तीसरा एक दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा, आपको पता है क्या हुआ? अरे अपना दोस्त है, उनका दूसरा बेटा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उसने अपने घरों को लेकर आज के हमारे युवा लोगों में जो मानसिक ताकत होना वो नहीं है। परीक्षा के में फेल होने से, अपने पसंद का कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से, या पीएमटी 3 बार प्रयास करने के बाद भी पास नहीं होने से सोचते दुनिया समाप्त हो गया। और आपको मालूम, दिल्ली के हमारे सरकार के नेशनल क्राइम रिव्यू ब्रांच जो है, उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है, हर दिन में 14 स्कूल के बच्चों की आत्महत्या होती है। 14 हर घंटे में भारत में। और वो बताते हैं पूरा पिछले साल में 2401 बच्चों ने आत्महत्या किया, छोटी बातों को लेकर। बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं, बच्चों के लिए क्या बड़ी बात है। पापा ने गुस्सा किया, मम्मी ने गुस्सा किया, टीवी बंद करने के लिए ये रिमोट कंट्रोल छीन लिया, जो पसंद का ब्रांड का मोबाइल खरीद के नहीं दिया। इन द पास्ट 4 मंथ, 4 महीने में सब सुसाइड। सबसे दुख की बात क्या है, चिंता की बात क्या है, they all belong to the age group of 18 to 22। 18 साल और 22 साल के बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ने वाले। हम सोचेंगे कितने बड़े बेवकूफी कर रहे हैं। नहीं,
हो रहा है ऐसे आत्महत्याओं के द्वारा। इसको हम बच्चों को दोषी ठहराना नहीं, मैं समझता हूं हम इट्स अ फेलियर ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट्स, फेलियर ऑफ टीचर्स, फेलियर ऑफ हमारे शिक्षा प्रणाली। हजारों की तादाद में हमारी युवा पीढ़ी जो लड़के ने अपने ही क्लास टीचर को क्लासरूम में चाकू से बार बार मार करके हत्या किया था। पूरे उत्तर भारत में भी सनसनी पैदा किया था। सिर्फ जानकारी के लिए मुझे पूछना है आपसे, आप में से कितने लोग इसके बारे में मालूम है, याद है? हाथ उठाइए जरा, देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चेन्नई में जो हुई, जब आपको अपने बच्चों के क्लास टीचर को में टीचर्स के रूप में कोई लेडी टीचर्स मिलेगा तो बहुत ईश्वर की कृपा है कि माता जी से प्यार वात्सल्य दिखाती, चिंता प्रकृति के बच्चों के प्रति। वही किया क्लास टीचर, ये लड़का 9वीं क्लास के पढ़ाई नहीं कर रहा था, होमवर्क नहीं कर रहा था, उसको बोला बेटे पढ़ाई में ध्यान दो, होमवर्क करो। बार बार नहीं बोलने पर टीचर लोग क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स को लेके आओ। बार बार करके ऑन द स्पॉट उसको हत्या किया। यह हत्या का मामला सामान्य है आजकल। ये जो निर्भया केस से लेकर जितना भी केस आप ले लो, सबसे खतरनाक जो जुल्म जो करते हैं माइनर्स के द्वारा है। इसलिए सरकार को माइनर्स उम्र को भी नीचे लाना पड़ा ताकि उसको सही सजा दे पाए। और यहां पर एक अखबार में आधा पेज का आर्टिकल है, इसमें बच्चों में जो बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति के बारे में लिखा है। ए टेरिबल ट्रेंड, रेप टॉप्स द लिस्ट ऑफ जुवेनाइल ऑफेंसेस। और बताते हैं पिछले साल में सोशल मीडिया, जो बच्चे प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है, देखिए सोशल मीडिया जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है, और ये सब चीज तकनीकी विकास हमारे बच्चों की बुद्धि को विकसित करने में बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात है, अपने उम्र के अनुसार इन चीजों को उपयोग में हम कहां तक हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, कहां तक हम इसको पेरेंटिंग कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में, दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे भी इंटरनेट में जाकर क्लिक करेगा। क्या मालूम है, एक क्लिक करने से आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा 1000 प्रकार से अधिक किस प्रकार इस व्यक्ति के साथ हत्या कर सकते हैं। 1000 प्रकार से अधिक एक क्लिक करने से आपको मालूम है 1000 प्रकार से भी अधिक कैसे बैंक का लूट कर सकते, घर का लूट कर सकते हैं। एक क्लिक करने से उनका सचित्र मिलेगा, उसका मॉनिटर में मिलेगा 1000 प्रकार से भी अधिक महिलाओं के साथ किस प्रकार बलात्कार करना है, ये सब उसको सामने आते हैं। जब बार बार ये देखते रहेगा फिर एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा तो आएंगे। बच्चों को पैरों पर खड़े होने का मकसद क्या है हमारे लिए, उनके एक अच्छी नौकरी मिले, उनके लिए अच्छा जमीन और कुछ मकान, गाड़ी, बैंक में कुछ पैसा जमा करें मरने के पहले। भैया हमारा मकसद है अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब। लेकिन स्वामी जी का मकसद कुछ अलग है। स्वामी जी बताते हैं एक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 3 चीज की जरूरत है। नंबर 1 चरित्र निर्माण, नंबर 2 मानसिक ताकत, संघर्षों का सामना करने की इच्छा शक्ति, नंबर 3 बुद्धि का विस्तार, इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन। थोड़ा समय इन तीनों चीज को ऊपर हम ले लेंगे, व्यवहारिक बात पर जाने की पहले चरित्र निर्माण। आप जहां बैठे हैं सब लोग बोलेंगे जरूर हम हमारे बच्चों को चरित्र निर्माण की बात बताते हैं, बड़ों का भाव छूने के लिए बोलते हैं, मंदिर में जाकर हम पूजा पाठ करवाते हैं, 5 बार नमाज करवाते हैं, चर्च में ले जाते हैं, और छुट्टियों में पूरा परिवार मिलकर
तिरुपति जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ पर हम जाते हैं, जरूर पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे संत महाराज लोगों का प्रवचन भी सुनने जाते हैं, चरित्र का निर्माण है। और स्कूल वाले भी बता देंगे, हमारे स्कूल का मुख्य बात है, प्राथमिकता है चरित्र निर्माण। मोटे मोटे किताब दिया है, पहली एजुकेशन का क्लास है, परीक्षा है। और आपको मालूम, और आपको मौका मिला 10 रुपए चोरी करने का, दोनों चोर हैं। जब प्यारे दोस्तों, जब आप स्टेशन जाते समय रोज आधा घंटा पहले निकलते हैं, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए जा रहे हैं आधा घंटा पहले, और आपका बेटा आपसे पूछेंगे पापा क्यों इतने जल्दी जा रहे हैं, समय और है। नहीं बेटे, देखिए हम लोग को जाना है, प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए लाइन में रहना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए हमको जल्दी जाना है। और आपका बेटा देखता है रोज आप हर बार स्टेशन जाते समय आधा घंटा पहले जाते हैं, लाइन में खड़े रहता है, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं, और आप वापस आते में कोई भी चेकिंग नहीं कर रहे। और जिसने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया वो लड़के, ये सब लोग कर रहे हैं, तो तुमने क्यों नहीं किया, ये बताएंगे। और आप साथ में एक और शब्द जोड़ देंगे, सामान्य शब्द सुना है, आप भी बताते हैं, बेटे जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल शब्द जो है ना, थोड़ा व्यवहारिक बनना है। संत बनकर इस दुनिया में नहीं रह सकते, समझे, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। यही चरित्र की बात करें भी यहां पर है। प्यारे दोस्तों, आध्यात्मिकता से चरित्र निर्माण होता है। और जितना भी कर्मकांड करें, जितना भी तीर्थ पर जाएं, हमारा आध्यात्मिकता नहीं बढ़ जाता, आध्यात्मिकता बढ़ते हैं वैल्यूज से। स्वामी जी बताते हैं बुद्धि का विस्तार हो, एक्सपैंड द इंटेलेक्ट। अब बताइए कौन है बुद्धिमान, किसको हम बुद्धिमान समझते हैं? जिसको 98 मार्क मिला, 99 मार्क मिला, हम सोचते बड़ा बुद्धिमान है। याद रखिए प्यारे दोस्तों, मम्मी डैडियों ध्यान से सुनिए, नंबर मिलने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, याद रखिए। जरूर उनका एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में नंबर से कटआउट मार्क पर चलते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान का मतलब क्या है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है, बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यू बी ए टेलर, be the best in the world. Be a carpenter, be best in the world. Excellence, that is what you need. आज हमारे यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे IIT के लोग हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हैं। इंफोसिस का फाउंडर नारायण मूर्ति चैलेंज करते हैं। उन्होंने क्या चैलेंज बताया? दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारे देश से आ रहे, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे यहां से आ रहे। हमारे लोग बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं, इंदिरा नूई जैसे, कोका कोला का, माइक्रोसॉफ्ट का सब CEO बन गया है हमारा IITians। लेकिन नारायण मूर्ति एक सवाल पूछते हैं, वेयर इज द एक्सेलेंस? एक्सेलेंस कहां पर है? इतने सारे इंजीनियर, इतने सारे साइंटिस्ट होकर CV रामन के बाद कौन सा साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला है, बताइए। इंसानी हो, मेरे अंदर की सब चीज नंगा नंगा मेरे मम्मी के सामने मैं रख सकता हूं, या मेरे पापा के सामने रख सकता हूं। कितने हमारे बच्चों के बारे में हम बोल सकते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्वालिटी टाइम। ये नहीं बताओ यहाँ बैठे हो पापा लोग, अरे हम बिजनेस में हैं, हम दौरे पे हैं, टाइम नहीं मिलते। मेरे जो है बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं और बच्चा कब स्कूल से वापस आ रहे हैं, 2 बजे 2:30 बजे, आपके पास मोबाइल तो है। कितने भी व्यस्त आदमी हो, 2 मिनट के लिए मोबाइल लेकर आपके बेटे से आप फोन कर सकते हैं, बेटी से फोन कर सकते हैं, बेटे कैसा रहा, स्कूल कैसा रहा, निश्चिंत रहिए, आई लव यू। इतना तो बोलने के लिए कितना समय लगेगा? आपको बताना चाहता हूं, एक लड़का बेंगलुरु की है, मेरा दोस्त का,
लंदन में 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए थे, वापस आया, बड़ा बिजनेस चला रहे। मैंने उनसे पूछा, जब वह लंदन में रहते समय आपका पापा मम्मी से कितने संपर्क किया? पापा से रोज। मैंने बोला, आपने फोन किया? नहीं। पापा रोज सुबह रोज बताते, एक भी दिन वो इसमें फेल नहीं हुए। मम्मी तो सप्ताह में एक बार बुलाते, पापा रोज बुलाया। इंडिया से, बेंगलुरु से लंदन था, उसका फल उस घर पे है। लड़का लंदन में आया, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, पूरा रात तनाव, धोखा लग गया, धक्का लग गया, बहुत बुरा हालत में था। और वो जल्दी सुबह उठते ही अपने मम्मी के कमरे में जल्दी घुस गई। क्या बताया? मैं जीना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, या मैं तनाव में हूं, नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया, मम्मी आज आप छुट्टी ले लो। मम्मी समझ नहीं पाया बॉडी लैंग्वेज। मम्मी ने बोला, क्या करे बेटे, वहां इंस्ट्रक्शन है, हमारा अफसर। मैं शाम को उनके घर गए, ड्राइंग रूम में बैठ के उनको सांत्वना दे रहा था। उसी समय उनके एक खास दोस्त, एक पति पत्नी कमरे में आए। जैसे ये कपल उनके ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, इस औरत ने चिल्ला कर जो बात किया, आज भी मेरे कान में गूंज रहा है। उसने क्या बताया मालूम है? समय नहीं है तो औलाद पैदा मत करो। समय नहीं है तो औलाद पैदा मत करो। वो वातावरण ताकि उसको उनके कोई दोस्त, उनका कोई मीडिया, कोई सोशल नेटवर्क उनको प्रदूषित नहीं करेंगे, आपको निगरानी रहेगा। वो विश्वास, वो स्कूल जितने नैतिक शिक्षा आप दे सकते हैं उतना नहीं सिखा सकते हैं। सिर्फ स्कूल में एकेडमिक्स होता है, इंग्लिश कैसे बोलना है, उच्चारण कैसे होना है, ग्रामर क्या है, साइंस का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है। नैतिक शिक्षा स्कूल से नहीं मिलेगा। कुछ मैनर्स जरूर सीखेगा, एटिकेट जरूर सीखेगा। स्थायी रूप से जीवन को सफल बनाने वाली बात सिर्फ माँ बाप से सीख सकते हैं। अब मैं मेरी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। अब 10-15 मिनट और आपसे प्रार्थना है, शांति से रहें। 2 बच्चे हमारे स्कूल के हैं, वो 2-3 बात आपको बता देंगे। उसके बाद आपकी बात भी हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं प्रज्ञा अग्रवाल और अभय मित्तल काम रहे, आइए। अनुभव बालक में शिक्षा एवं नैतिक मूल्य दोनों को विकसित करने का एक सरल माध्यम है। ऐसा ही अनुभव मेरे साथ हुआ पिछले साल जब मैं इंदौर गई। यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट अर्थात विश्व बंधुत्व आंदोलन के पवित्र प्रांगण में जब मैंने प्रवेश किया, इस प्रांगण में प्रवेश करने से पूर्व मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं ज़्यादा अनुभवी नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने बहुत कुछ सीखा। फादर द्वारा सिखाए गए व्यक्तिगत परिवर्तन के पंचमार्ग को मैंने अपने जीवन में अपनाकर बहुत ही बड़ा मैंने परिवर्तन अपने भीतर भी देखा है। पहले मैं एक शरीर थी बिना हृदय का, एक बागीचा थी बिना फूल का, एक मोमबत्ती की तरह थी जिसकी कोई रोशनी नहीं थी। अभी तो वहाँ की नैतिक शिक्षा ने मुझे एक ऐसा हृदय प्रदान किया जो कि समाज के दुख और सुख को महसूस कर सके, मुझे एक ऐसी रोशनी प्रदान करी जो दूसरों को राह दिखा सके, और अंत में मुझे स्वयं ही ऐसे फूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जो समाज को सुगंधित करता है। मैंने इंदौर में बहुत कुछ सीखा, और जो विशेष रूप से सीखा मैंने वो यह था कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गिर गिर कर ही हमें चलना आता है। और जिस इंसान ने हार को अनुभव किया है वही जीत की असली अहमियत को जानता है। तो अपने इसी अनुभव पर आधारित चंद पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिल जाएगी, जीने का मजा भी आएगा। विश्व बंधुत्व आंदोलन एक ऐसी संस्था है जो समाज में भाईचारा और शांति का संदेश देती है। वैसे तो इसके बारे में अपने स्कूल में मैंने बहुत सुना था,
परंतु जब तक मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसको देख नहीं लिया, मैं इसका सही अर्थ नहीं समझ पाया था। पिछले साल जून में मुझे इंदौर जाने का एक मौका मिला, जिस मौके ने मेरी जिंदगी पे एक सकारात्मक प्रभाव डाला। इंदौर में पहले ही दिन हमें लक्ष्य और महत्वाकांक्षा में अंतर बताया। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यह मेरा लक्ष्य है, और मैं डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा महत्वाकांक्षा है। तो हमें महत्वाकांक्षी होके अपने लक्ष्य की सफलता को समाज में भी बांटना चाहिए। इंदौर यूएसएम इंदौर में हमें जितने भी कार्य कराए, उन सब ने हमें कोई ना कोई सीख दी। एक ही कमरे में 6-6 बच्चे रुकते थे, जिसने हमें समायोजित होके साथ रहना सिखाया। हमने अपने कपड़े खुद धोए और प्रेस करे, हमने अपने बर्तन भी खुद धोए, जिसने मुझे अनुशासन सिखाया और मुझे ये भी बताया कि मेरे में वह सामर्थ्य है कि मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूँ। वहाँ पे एक अनुभव मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक दिन हमें यूएसएम इंदौर द्वारा चलाए जा रहे स्लम में एक शिक्षा स्थल पे ले जाया गया, जहाँ पे एक बच्चा बीमार था। बारिश का मौसम था, तो हो सकता है पिछले दिन हुई बरसात में भी गया हो। उसके तुरंत बाद हम इंदौर के एक सबसे बड़े मॉल गए, जहाँ पर डेकोरेशन के नाम